तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है जीएनएम स्पेशल के इस नए वीडियो में, और जिसमें कि हम लोग आज जो है वो शुरू करने वाले हैं कौन सा चैप्टर जो है फीटल डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोलॉजी और फीटल डेवलपमेंट, जो कि हमारे यूनिट 3 है मिडवाइफरी का। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं वो होगा ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये बाकी के जो चैप्टर है ये हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ओजेनेसिस, तो हम लोग शुरुआत भी वहीं से करेंगे। तो अगर ओजेनेसिस की बात की जाए तो मादा की ओवरी जो होती है वो जन्म के पूर्व में ही, जब उनका जन्म होता है तो उनके पूर्व में ही जो जर्म सेल होते हैं उनसे तेजी से जो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि ये ओगोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसमें से कुछ ओगोनिया जो होते हैं वो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके प्रोफेज में अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जिन्हें कि प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है। जब ये प्राइमरी ओसाइट होते हैं तो इनमें 44 क्रोमोसोम होते हैं और 44 प्लस XX यानी कि 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और यह मादा में जन्म के समय लगभग 2 मिलियन ओसाइट होते हैं मौजूद। तो ये गौर करने वाली बात है कि जब महिला का जन्म होने वाला रहता है उस टाइम पे इसके बॉडी में 2 मिलियन से ज़्यादा प्राइमरी ओसाइट मौजूद रहते हैं। और यह प्यूबर्टी तक प्राइमरी ओसाइट में और कोई विभाजन नहीं होता है। तो जब ये प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं इसके बाद प्यूबर्टी तक कोई भी डिवीजन नहीं होता है। उसका जन्म होता है, वो बड़े होते हैं और प्यूबर्टी तक कुछ भी नहीं होता। तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, तो जो प्यूबर्टी आती है फीमेल की, तो जो प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के दौरान प्राइमरी ओसाइट में के प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसका जो प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन था वो कंप्लीट हो जाता है। और इस विभाजन के द्वारा प्राइमरी ओसाइट से एक द्वितीय ओसाइट यानी कि सेकेंडरी ओसाइट तथा एक पोलर बॉडी का निर्माण होती है। ठीक है, और यही जो सेकेंडरी ओसाइट होता है ना, यही सेकेंडरी ओसाइट जो है ये ओव्यूलेशन के टाइम पे बाहर निकलता है। यानी कि आप लोगों को पता होगा जब मेंसेस आते हैं तो उसके 14th डे पे मेंसेस जब आते हैं तो उसके 14th डे पे जो ओवम रिलीज होता है, जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है वो यही ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी ओसाइट का ओव्यूलेशन होता है। फिर अगर ये 12 से 14 घंटे के बीच में अगर सेकेंडरी ओसाइट का स्पर्म के साथ जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसमें द्वितीय, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन यानी कि सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। और अगर लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये सेकेंडरी ओसाइट फिर डीजनरेट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि इन दोनों में क्रोमोसोम की संख्या 22X और 22X होती है। जब सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है ना तो उस टाइम पे इनकी संख्या 22X और 22X होती है। और फीमेल प्रोन्यूक्लियस ही मैच्योर ओवम होता है। यदि सेकेंडरी ओसाइट का स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 24 घंटे के दौरान ही इसका डीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो एक चीज़ मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जर्म सेल होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ तक जो भी चीज़ें होती है यहाँ तक ये होता है जन्म से पहले, जो फीमेल है उसके जन्म से पहले ही ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि पहले जर्म सेल होता है, उसका माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि वो ओगोनिया बन जाती है। ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बन जाती है जिसमें कि 44 प्लस XX यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है देयर इज नो फर्दर डिवीजन टिल प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी आने तक फिर कुछ भी नहीं होता है। जब प्यूबर्टी आती है तो फिर वहाँ पे एक फिर से मियोटिक डिवीजन होता है, यानी कि मियोटिक मतलब अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें कि आधा आधा बढ़ जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो यहाँ 44 प्लस XX थे तो यहाँ 22 प्लस X और 22 प्लस X बन जाते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन में। फिर इसके बाद इनका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ पे अगर और नीचे देखें तो ओव्यूलेशन होने के बाद अगर इनका फर्टिलाइजेशन होता है 12 से 24 घंटे में तब तो ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं। और अगर इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर यहीं से ख़त्म हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये था हमारा ओजेनेसिस का प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा और एक बार फिर से वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। फिर हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोसाइटोसिस और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या होता है कि जब स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस। और फिर जब स्पर्मेटिड मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
तो यानी कि जो स्पर्म जो है मेच्योर होता है, यानी कि जब जो बनने की प्रक्रिया है उसको साइटोसिस बोलते हैं, जो मेच्योर होने की प्रक्रिया है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और फीमेल में बना हुआ पहले से ही रहता है, प्यूबर्टी आने पे सिर्फ मेच्योर होता है। पर मेल में क्या होता है कि मेल में स्पर्म का निर्माण जो है वो विल्सन यानी कि टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तो एक ट्यूब्यूल को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं जिसके अंदर की फीमेल की स्पर्म का निर्माण होता है। यह अग्र पीयूष ग्रंथि से सेक्रेट होने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि माइंड में होता है, आप लोगों को पता होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से सेक्रेट होने वाले जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं उसमें इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है इसको बनाने में, स्पर्म को बनाने में। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि नर में यानी कि मेल में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उससे स्पर्मेटोजुआ बनने के लिए तापमान लगभग जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्मेटोजुआ बनने के लिए 61 दिन का समय लगता है, ठीक है। और उसका तापमान जो है ये बॉडी से 3 डिग्री कम होना चाहिए, तभी ये बन पाएगा। और वृषण को जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से इसीलिए बाहर रखा गया है। वो बाहर रहता है कहाँ पे? स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, जो कि चारों तरफ पतली परत का काम और कम वसा वाला वृषण के अंदर तापमान को शरीर के तापमान सामान्य तापमान से कम बनाए रखने में मददगार होती है। तो जो स्क्रोटम में रहता है वृषण हमारा यानी कि टेस्टिस जो हमारा स्क्रोटम में रहता है, तो जो स्क्रोटम जो है वो पतली सी सिर्फ परत होती है, उसमें कोई भी फैट वगैरह नहीं होता है। तो जो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे, मतलब बॉडी का टेम्परेचर जितना रहता है उससे कम टेम्परेचर वहाँ का रहता है स्क्रोटम का। तो इससे वहाँ पे जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। तो इसका अगर चार्ट की मदद से समझे तो आप चार्ट में यहाँ देख सकते हैं कि पहले प्राइमोडियल सेल रहता है, ठीक है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले से बनेगा, ये प्यूबर्टी होने से जस्ट पहले शुरू होता है मेल्स में। तो पहले प्राइमोडियल सेल होता है, फिर उससे स्पर्मेटोगोनिया बनता है माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन से, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद इसको यहाँ से जो है वो अर्धसूत्री, 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन सेकंड अर्धसूत्री विभाजन। तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन और ये बन जाता है तो यहाँ पे जो आपको फ्लो चार्ट समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट प्राइमरी ओसाइट स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर इसका फिर से जो डिवीजन होता है। तो जो एक जर्म सेल होते थे उनसे 4 स्पर्म का निर्माण होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 और यहाँ पे एक और 4। तो एक से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट भी अच्छा है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है हेड, फिर होता है बॉडी, उसके बाद होता है टेल। तो अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके बताता हूँ। तो इस तरह से होता है। अंदर में यहाँ पे होता है और यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं बॉडी और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। क्योंकि ये पूंछ जैसा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये टेल होता है, ये बॉडी होता है और ये होता है हेड। तो इस तरह से इसका शेप होता है। तो जो स्पर्मेटोजोआ का सिर जो है उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें कि डीएनए पाया जाता है, और सिर के आगे वाले भाग में ओवम को भेदने के लिए आवश्यक मात्रा में हाइलुरोनाइडेज, ये एंजाइम का नाम याद रख लीजिएगा, हाइलुरोनाइडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि जो हेड होता है ना उसके टॉप पे पाया जाता है, ताकि जो मतलब जो अंदर जब भेद सके, जब वो फर्टिलाइजेशन होने के लिए जाए तो वो उसको भेद सके ओवम को। फिर स्पर्मेटोजोआ की बॉडी को मिड पीस भी कहते हैं, जो मैंने बॉडी बताया था हेड के नीचे। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो ऐसे है उसकी हेड, तो उसकी बॉडी ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में जो अभी मैंने बताया कि जो हाइलुरोनाइडेज होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इसके नीचे फिर ऐसे पूंछ होता है इसका। तो ये बॉडी को मिड पीस भी कहते हैं, ये होता है बॉडी। और इसकी जो पूंछ होती है ये इसको गति करने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये होता है स्पर्म का। और फिर जब इसके बाद जब स्पर्म और ओवम के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि वो कैसे बनते हैं, तो अब आप लोगों को पता होगा कि इसके बाद जो ओवम होता है उसका ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग ओव्यूलेशन के प्रोसेस को समझते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है।
तो महिलाओं में घटित होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कि जो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है वो रप्चर होने के बाद ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट मुक्त होता है। मैंने अभी बताया था उसका एक फैक्ट है जहाँ पे कि सेकेंडरी ओसाइट मुक्त होकर ओव्यूलेशन होता था, ओव्यूलेशन कहलाती है। जब सेकेंडरी ओसाइट मुक्त होता है तो उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि 28 दिन की माने, मतलब एवरेज 28 दिन की माने, तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्रायः मासिक चक्र के 14वें दिन घटित होती है, यानी कि 14वें दिन यानी कि 14th डे ऐसा होता है ओव्यूलेशन। ठीक है। उसके बाद एक महिला में यह प्रक्रिया संपूर्ण जनन काल के दौरान मासिक रूप से घटित होती रहती है। ये हर महीने होता रहता है घटित, हर महीने ओव्यूलेशन होगा, हर महीने पीरियड होता है तो हर महीने ओव्यूलेशन होता ही है। महिला में प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज के समय तक जो है उसको जनन काल कहा जाता है। तो जब उनका प्यूबर्टी होता है, मतलब कि जब उनका मेनार्चे होता है, जब पहली बार उनको पीरियड आता है और जब लास्ट टाइम उनका पीरियड आता है, तो उसके बीच के समय को जनन काल यानी कि रिप्रोडक्टिव पीरियड कहा जाता है। फिर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया का नियंत्रण मुख्य रूप से 2 हार्मोन के द्वारा किया जाता है। 2 हार्मोन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओव्यूलेशन करवाने के लिए। फिर अगर आगे बढ़े तो ओव्यूलेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, तो ओव्यूलेशन के बाद वाली अवस्था जिसे कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद वाली अवस्था पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, के दौरान ओवम फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटरस की तरफ गति करता है और ओवम का निषेचन योग्य समय फर्टिजाइबल पीरियड लगभग 22 से 24 घंटे का होता है। तो जब ओवम रिलीज हुआ उससे 22 से 24 घंटे के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। यदि इस समय अवधि के दौरान ओवम को स्पर्म मिल जाता है तो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर स्पर्म मिल गया उस टाइम पे तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तथा प्रेगनेंसी प्रारंभ हो जाती है। यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर यह नष्ट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ऋतुस्राव में लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन के दौरान यह एंडोमेट्रियम और रक्त आदि के साथ वेजाइना से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो जब पीरियड होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे ये बाहर निकल जाता है उसी के साथ, अगर नहीं होता फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने ओव्यूलेशन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन 12 से 24 घंटे में हो जाना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कि जो नर युग्मक यानी कि स्पर्मेटोजोआ और मादा युग्मक यानी कि ओवम का मिलन होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फलस्वरूप जो युग्मज होता है उसको जायगोट का निर्माण होता है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इनके जब ये दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं तो इसको फिर जायगोट बोला जाता है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके जायगोट का निर्माण करते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं, परंतु फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट द्विगुणित होता है, यानी कि जो नर युग्मक होता है उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, प्लस मादा युग्मक होता है उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो दोनों मिलके बनाते हैं कितना, 46 क्रोमोसोम। तो जायगोट होगा उसमें 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है। फिर तो इसमें मैकेनिज्म क्या होता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले होता है संभोग प्रक्रिया द्वारा स्पर्म का वेजाइना में प्रवेश। तो जो संभोग होता है यानी कि सेक्स होता है, तो मादा का जो वेजाइना होती है उसमें स्पर्म का प्रवेश होता है। उसके बाद फिर ओव्यूलेशन होता है कि जो मादा होती है उनका 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम रिलीज होता है। फिर मेल एंड फीमेल गैमेट्स के एक दूसरे की तरफ गति, दोनों एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। फीमेल का ओवम जो होता है वो भी फॉलोपियन ट्यूब से होते होते यूट्रस की तरफ आता है, और जो स्पर्म होता है वो भी सर्विक्स और यूट्रस की तरफ से होते होते फैलोपियन ट्यूब की तरफ गति करता है। फिर इन दोनों का मिलन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि 3 प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है कि गति होगा, प्रवेश होगा, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। ओव्यूलेशन भी मैंने समझाई दिया। तो अब लोग चौथे पॉइंट पे फोकस करेंगे, जो नर और मादा युग्मक का मिलना। तो उस टाइम पे क्या क्या होता है मिलन में। तो जो नर और मादा युग्मक होते हैं वो निषेचन की प्रक्रिया, नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया अधिकांशतः फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्टली जितनी भी बार मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो ज्यादातर टाइम एम्पुला भाग में ही होता है। ठीक है। और एम्पुला में पहुंचे स्पर्म परिपक्व तथा जोना पोलिसोइडा को भेदने के लिए आवश्यक एंजाइम हाइल्यूरोनाइडेज को रिलीज करने में सक्षम होते हैं। तो जो स्पर्म वहां तक पहुंचते हैं वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके रहते हैं, यानी कि सॉरी, तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके रहते हैं, और उसके अंदर जो हाइल्यूरोनाइडेज नाम का एंजाइम रहता है वो उनमें रिलीज करने की क्षमता होती है ताकि वो ओवम को भेद सकें। ठीक है। जब वो वहां पे भेदने के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद जब वो भेज देते हैं तो उसके बाद जो चीज होती है उसको बोलते हैं जोना रिएक्शन। तो जोना रिएक्शन में क्या होता है,
इसे जोना हार्डनिंग भी कहते हैं। हार्डनिंग मतलब हार्ड हो जाना किसी चीज का। तो क्या हार्ड होता है? जैसे कि एक शुक्राणु द्वारा भेदन हो जाने के पश्चात, मान लीजिए कि स्पर्म ने ओवम के अंदर भेद के प्रवेश कर गया, मतलब उसमें छेद करके प्रवेश कर गया अंदर, तो उसके पश्चात जो जेना पेलुसिडा यानी कि जो ओवम के सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, जैसे ये ओवम है तो इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं जेना पेलुसिडा। ये लेयर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, उसकी संरचना में चेंज आ जाता है जैसे ही स्पर्म अंदर पहुंचेगा तो उसको बोलते हैं जोना रिएक्शन। तो जोना रिएक्शन के दौरान दो चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या चेंजेस होता है जोना रिएक्शन में? पहला है कि जोना पेलुसिडा यानी कि जो अपर लेयर है, ये वाली लेयर, ये हार्ड हो जाती है, और जेना पेलुसिडा में पाए जाने वाले स्पर्म रिसेप्टर का नष्ट हो जाना। तो इसके अंदर जो भी स्पर्म रिसेप्टर होते हैं जो कि स्पर्म को अपनी तरफ खींचते रहते हैं ताकि वो अंदर आ सके, तो वो नष्ट हो जाते हैं ताकि कोई और स्पर्म अंदर ना आ सके। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है इसमें। अब जो है एक और पॉइंट है कि जब मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब इनके मध्य की केंद्रक झिल्ली नष्ट हो जाती है। तो जो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो नष्ट हो जाती है, और ये दोनों मिलके क्रोमोजोम का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि 23 क्रोमोजोम इसमें था, 23 क्रोमोजोम उसमें था, दोनों मिलकर 46 बना लेंगे। फिर मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस से मिलने पर बनी संरचना जायगोट कहलाती है। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है, जिसमें कि 23 क्रोमोजोम माता से और 23 क्रोमोजोम पिता से मिले होते हैं। तो आप लोगों को पता ही कि दोनों का 23 और मिलके दोनों 46 बना लिए। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। और अब हम देखेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इम्प्लांटेशन में देखें तो जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जायगोट होते हैं, इसका यूट्रस में संलग्न होना यानी कि यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाना, उसको आरोपण कहते हैं। यानी कि संलग्न मतलब जुड़ जाना जाके यूट्रस से, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में बॉडी की अग्र या पृष्ठ मतलब कि एंटीरियर या पोस्टीरियर भित्ति यानी कि उनके दीवार में होता है, या तो आगे वाली दीवार में होगा या तो पीछे वाली दीवार में होगा जाके इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के छठे या सातवें दिन प्रारंभ हो जाती है और 11वें दिन पूर्ण होती है। तो छठा सातवां दिन, जब आज फर्टिलाइजेशन हुआ तो छठे सातवें दिन वो प्रारंभ हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फिर 11वें दिन तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ओवम और उससे ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, जिससे इसकी आगे वृद्धि हो पाती है। ये माँ के जुड़ता है माँ के यूट्रस से, और वहां से वो पोषक पदार्थ करता है, मतलब पोषक वाली चीजें, जैसे कि उनको ब्लड मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, ये सारी चीजें मिल जाती है जिससे कि वो बड़ा हो सके, बढ़ सके। फिर इम्प्लांटेशन के दौरान निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज ओवम ब्लास्टोसिस्ट के अवस्था में होता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में बनते जाता है। फिर जायगोट के निर्माण होने के तुरंत बाद ही समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप 2, 4, 8, 16 इस क्रम में वो धीरे धीरे अपना सेल डिवाइड होने लगता है। पहले तो वो जायगोट होता है तो वो 46 क्रोमोसोम का होता है, फिर वो डिवाइड होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर डिवाइड होता है। जैसे एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8, 16 ऐसे बनते रहता है, और संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसमें कि विभाजन की दर जो है शुरुआत में बहुत धीमे होती है। ठीक है, उसके बाद जब ये 16 तक पहुंच जाता है तो जो 16 की जो सहतूत के आकार की होती है, 16 सेल की जो आकृति होती है, जिसको कि हम लोग मोरुला बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहीं से हमारा अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। तो इसको समझ लीजिएगा कि जो मोरुला होती है, मोरुला के मध्य इसी में जब चेंजेस आता है, जब 16 सेल की होती है, जब इसमें चेंजेस आते हैं तो इसके बीच में पानी भर जाता है, यानी कि एक तरह से फ्लूइड एकत्रित हो जाता है। फ्लूइड के एकत्रित हो जाने पर इसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही संरचना ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। इसमें भी 16 सेल ही होते हैं, परंतु इसको हम ब्लास्टोसिस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि मोरुला के अंदर पानी भर गया, तो उसको हम अलग, मतलब पानी मतलब फ्लूइड होता है। ठीक है, यहाँ पर पानी मतलब वो पीने वाला पानी मत समझ लीजिएगा। फिर ब्लास्टोसिस्ट के एक ध्रुव यानी कि एक पोल पर जो उसकी अंदर में जो 16 सेल थे, वो एक पोल पे जाके संघनित हो जाते हैं, एक जगह पे जाके संघनित हो जाते हैं, जिसको कि इनर सेल मास कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो पाई जाने वाली सिंगल लेयर होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के साथ भी अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप बस इतना ही समझ लीजिए, चैप्टर बस खत्म होने वाला ही है। फिर जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया के दौरान इनर सेल मास के चारों तरफ पाए जाने वाली ट्रोफोब्लास्ट के सेल ज्यादा स्टिकी होकर, स्टिकी मतलब चिपचिपा होकर, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, जो सबसे आंतरिक लेयर होती है, उसमें जो है इरोजन कर देती है। इरोजन मतलब कि उसको खरोचने लगती है और उसके अंदर घुसने लगती है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं एंडोमेट्रियम में धंसना प्रारंभ कर देती है। जब इरोजन करेगी तो वो अंदर धंसना प्रारंभ कर देती है, मतलब अंदर घुसने लगती है। फिर इस प्रकार इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक और टॉपिक है कि
जो फीमेल के अंदर होता है वो होता है 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, ये होता है फीमेल के अंदर, और ये होता है मेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो अब इसी से पता चलता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है बच्चे का, कि बच्चा आगे जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो उसका भी डिटर्मिनेशन यहीं से होता है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले देखिए कि जो फादर का है, तो वो जब मियोसिस होगा, यानी कि जब मियोसिस होता है, अभी हमने देखा, तो उसमें 22 प्लस एक्स होगा या तो 22 प्लस वाई होगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई है। पर इसमें फीमेल में दोनों 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स ही होगा, क्योंकि इसमें एक्स एक्स ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चार चीजें हो जाती है, चार पॉसिबिलिटी बनती है, दो इनके हैं, तो चार पॉसिबिलिटी बनती है। तो चार पॉसिबिलिटी को हम देखें, तो अगर ये 22 प्लस एक्स जो है, ठीक है, ये 22 प्लस एक्स के साथ जुड़ गया तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, तो इसको बोलेंगे फीमेल, क्योंकि एक्स एक्स फीमेल के अंदर होता है। फिर ये जो 22 प्लस एक्स है, ये फीमेल के फिर दूसरे वाले 22 प्लस एक्स से जुड़ी है तो भी फीमेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में 44 प्लस एक्स एक्स है। पर यहाँ वाई है, अगर ये वाई वाला एक्स से जुड़ गया तो 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, जो कि मेल हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये अगर दूसरे वाले इससे जुड़ गया तो फिर ये भी 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, जो कि मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल पॉसिबिलिटी देखा जाए तो दो पॉसिबिलिटी है कि मेल हो सॉरी फीमेल हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है कि मेल हो सकता है। तो यहाँ पे चांसेस 50-50 रहते हैं, ठीक है, कि मेल होगा, और 50 रहता है कि फीमेल होगा। तो कोई बता नहीं सकता है पहले से कि हाँ मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो ये एक टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। यहाँ से अगर सिलेबस में देखें, तो सिलेबस में देखा जाए तो हम लोगों ने ये जो टॉपिक था वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, इम्प्लांटेशन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो एम्ब्रोलॉजी और फीटल डेवलपमेंट पे आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को लगा इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो फिर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।